Hello everyone. In this video, we will discuss method of depreciation. Okay. In last video, we have discussed meaning of depreciation and some important point of depreciation. तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने दो मेथड जो हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं. दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड WDV मेथड आपको इसके बाद अपकमिंग वीडियो में मिलेगा. तो फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड. अब नेम से ही क्लियर है कि एक सिंगल लाइन, दैट मीन्स कि वो मेथड जिसके अंदर हम लोग एक सीक्वेंस से चलते हैं, कहीं मुड़ना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ स्ट्रेट लाइन फॉलो करनी है. कहने का मीन्स कि जो भी डेप्रिसिएशन हम एक बार लगा देंगे, हम वही डेप्रिसिएशन को एवरी ईयर बिल्कुल सीधे 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 कदमों पे चलना है, उसे चेंज नहीं करना. ये एरो आपको हमेशा याद दिलाएगी कि स्ट्रेट लाइन दैट मीन्स सीधा चलना है, कहीं पे भी मुड़ना नहीं है. अब हम इसको आगे और टॉपिक से क्लियर करते हैं, प्लस एक न्यूमेरिकल के थ्रू, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो. तो लेट्स स्टार्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू SLM मेथड. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SLM मेथड भी बोलते हैं एंड फुल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन मेथड. सो फर्स्ट इज कि जो ये मेथड होता है नॉर्मली बहुत ही इजी कैटेगरी का मेथड होता है, बिकॉज इस मेथड में ज़्यादा हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती. ओके, एंड बहुत इजी वे में हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. अब ये जब आप एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि मैम जो ये SLM वाला मेथड है वो तो बहुत इजी है और इसको तो हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दिस मेथड बेस्ड ऑन एग्ज्यूमिंग ऑन इक्वल, जो भी आपकी इक्वली इंस्टॉलमेंट होगी उसके बिहाफ पर डिसाइड करता है. दैट मीन्स अभी मैंने आपको बताया कि जो डेप्रिसिएशन आप एक बार निकाल लेंगे, उसी डेप्रिसिएशन को आपने जब तक उस एसेट्स की लाइफ फुल नहीं, कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक आप उसी डेप्रिसिएशन के थ्रू उसे डिडक्ट करते जाएंगे. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक एसेट्स परचेज की 1 लाख रुपीज़ की और उसकी यूज़फुल लाइफ है 10 ईयर. जो उसकी यूज़फुल लाइफ है वो है 10 ईयर. तो 10 ईयर तक जो डेप्रिसिएशन आप 1 ईयर लगाएंगे वही आप एवरी ईयर उसे डिडक्ट करेंगे. इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझेंगे तो ये पॉइंट्स आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर होंगे. नेक्स्ट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, तो एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो फिक्स ही रहेगा, उसे चेंज नहीं किया जाएगा. ओके, जब तक कि उसकी लाइफ बिल्कुल फिनिश नहीं हो जाती और लास्ट में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में भी हम लोग यही है कि फिक्स अमाउंट होता है और इक्वल अमाउंट जो है वो हम लोग चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन में एवरी ईयर. सबसे इजी टॉपिक, सबसे इजी कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग अपने डेप्रिसिएशन में जब यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंजॉय करने वाला और सबसे ज़्यादा इजी मेथड कैलकुलेट किया जाता है. बट एक प्रॉब्लम इस मेथड की है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस मेथड को रिकॉग्नाइज नहीं करता. क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से मेथड्स में डिफरेंस बताइए, कि कौन सा मेथड ऐसा है जिसको आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, या दैट मीन्स कि वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसे अपने अकाउंट में यूज़ नहीं करता. मतलब जितनी भी कंपनीज हैं अगर वो डेप्रिसिएशन SLM मेथड के थ्रू लगाती हैं तो डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसे अडॉप्ट नहीं करता. वो कहता है कि भैया हम SLM मेथड को यूज़ ही नहीं करते. अब आप बोलेंगे मैम फिर हम इस मेथड को डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो बेटा हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए. ओके, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं करता है तो क्या हुआ, हर एक बिजनेस का आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स तो फिल नहीं करते हो. बहुत सारे बिजनेस हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, इनकम टैक्स ही नहीं हम लोग फिल करते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेस SLM मेथड को ही यूज़ करते हैं. क्यों? क्योंकि वो नहीं इजी वे लगता है. अब इनकम टैक्स तो आपको देना नहीं है, आपको अपनी ऑडिटिंग भी नहीं करवानी है, तो हम लोग SLM ही यूज़ करते हैं. और आपकी इकोनॉमी में
बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनका केवल 10% पार्ट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पे करता है, अदरवाइज 90% जो बिजनेस है वो SLM मेथड यूज़ करता है, क्योंकि उसको इनकम टैक्स तो पे ही नहीं करना। गॉट इट? तो इस मेथड को बहुत केयरफुली होके समझिए। चलिए एक अब इसका फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने का मीनिंग यहाँ पे हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं बहुत ईजी है, और ये आपको होप्स हो कि बहुत ईजी वे में क्लियर भी होगा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एज यूजुअल जितनी भी एसेट्स को मैंने जिस कॉस्ट पर परचेज किया है, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि मार्केट प्राइस नहीं लेंगे। अगर आपकी एसेट्स 1 लाख की है तो आप उसे 1 लाख ही इंक्लूड करेंगे मार्केट में, चाहे उसका प्राइस बेशक 1,10,000 1,20,000, लेकिन आप उसे कितने में परचेज करके लाए हैं वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद जितनी भी आपकी नेट एस्टिमेटेड वैल्यू है उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड उसके नंबर ऑफ ईयर से जितने भी साल की आपकी एसेट्स यूज़ करने के लिए है, आप एक्सेप्टेशन लगाते हैं कि इसकी लाइफ केवल 10 ईयर्स है या 20 ईयर्स है, तो उससे आप उसे डिवाइड कर देंगे। दोबारा सुन लीजिए, कॉस्ट में आप अपनी जो भी आपकी नेट वैल्यू होगी, जो स्क्रैप वैल्यू होगी, एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, वो लेस करनी है, और जो भी आपकी यूजफुल लाइफ है वो डिवाइड करनी है। अब इसको एक और शॉर्ट वे में क्लियर करते हैं। कॉस्ट का मीनिंग, कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि बहुत जगह आपको क्वेश्चन में एक नेम दिया होगा स्पेंड वैल्यू, तो आप बोलेंगे मैम इसका क्या करना है, आपने तो फॉर्मूले में बताया ही नहीं था। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगी कॉस्ट प्लस स्पेंड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपकी एसेट्स 1 लाख रुपीज़ की थी, आप जब उसे लेकर आते हैं तो जिस भी लेबर के थ्रू आप उसे लेकर आते हैं उसको आप 10,000 और एक्स्ट्रा देते हैं। तो जो आपकी स्पेंड वैल्यू होगी, जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग यही नेचर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में कोई भी एक चीज़ परचेज करके लाते हैं और उस पर अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना पड़ता है, और अगर कोई आपसे पूछता है ये कितने की एसेट्स है, तो आप उसे वो स्पेंड अमाउंट ऐड करके बताते हैं कि भाई 1 लाख की तो थी, लेकिन मुझे लाने ले जाने में इसमें 10,000 और पड़ गए, तो टोटल आप मान के चलिए 110 तक की मेरी एसेट्स की कॉस्ट वैल्यू है। ओके, अब एस्टिमेटेड नेट वैल्यू जो भी हमारी होगी उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू दैट मीन्स कि जो वैल्यू हमारी 10 ईयर्स के बाद, 20 ईयर्स के बाद, जब मेरी मशीनरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली होगी, उस टाइम में उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी, चाहे वो कूड़े के हिसाब से जाए, चाहे हम उसे किलो के हिसाब से बेच दें कबाड़ी को, तो जो वो सेलिंग अमाउंट उसका होगा, दिस इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। ओके, बिल्कुल डैमेज होने के बाद जो लास्ट में उसकी वैल्यू जाएगी उसको हम एस्टिमेटेड नेट वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, और ये हमेशा मेरी एसेट्स से डिडक्ट होगी। ठीक है, अब उसकी लाइफ, सो जितनी भी यूजफुल लाइफ होगी, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब इसे एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक एग्जाम्पल। एक एसेट्स है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू है 2,50,000। इस न्यूमेरिकल को अगर आप समझेंगे तो आपको SLM मेथड बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएगा। तो आपकी जो कॉस्ट है, और एक चीज़ का आप लोग स्पेशली ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल करते हैं तो हर एक लाइन में आपको वहाँ पे प्रॉपरली एक कुछ ना कुछ आपका आंसर वहाँ पे बिल्ड होता है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया लेकिन मैम हमको समझ ही नहीं आ रहा। आपकी क्वेश्चन की हर एक लाइन में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मेंशन होता है, बट हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत होती है। मतलब एवरी क्वेश्चन आपको चीख चीख के बताता है कि यस आंसर हमारे पास ही है, बस आपको उसमें से ढूंढना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो है 2,50,000, और आप लोगों को करने का तरीका भी मैं ये करती हूँ कि जब नॉर्मली आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो तो जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में चाहिए फॉर्मूले के थ्रू, उसे आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपको दे रखी 2,50,000, तो कॉस्ट के आगे मेंशन कर लें 2,50,000। स्पेंड वैल्यू कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम उसे नहीं इंक्लूड करेंगे। यूजफुल लाइफ दे रखी है 10 ईयर, एंड जो नेट उसकी रिड्यूसिंग वैल्यू है वो है आपकी 50,000, दैट मीन्स स्क्रैप वैल्यू।
एंड अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है एवरी ईयर आप क्या चार्ज करेंगे। तो हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे डिस्कस करते हैं। 2,50,000 एंड स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो 2 लाख आएगा, और 2 लाख को हम 10 ईयर से डिवाइड कर देंगे, जो कि हम ऑलरेडी फॉर्मूले में डिस्कस करके आ चुके हैं। कॉस्ट वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय जितनी भी यूजफुल लाइफ है वो हमेशा आपको उसी से डिवाइड करना है। तो 10 मेरी लाइफ है यूजफुल, तो 20,000 ईच एवरी ईयर मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब आप अपने आंसर को कैसे चेक करेंगे कि 20,000 करेक्ट है? आप एक सिंपल सा फंडा यूज करिए। आप इस 20,000 को 10 ईयर्स तक जब तक कंप्लीट करेंगे तब आपकी जो एसेट्स की वैल्यू होगी स्क्रैप वैल्यू को हटाने के बाद वो 0 हो जाएगी। ठीक है, आप कैसे, जरा इसे एक बारी चेक करते हैं। फर्स्ट जो आपको अकाउंट बनाना है उसका फॉर्मेट आपको डेस्कटॉप पे मेंशन है। फर्स्ट कॉलम में डेट, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम में अमाउंट, फिर डेट एंड फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ओके, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इन्हें करना कैसे है? यहाँ पे डेट में आप अपना ईयर मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे ईयर डेट के साथ दे रखा है तो आप लोग यहाँ पे डेट के साथ मेंशन करेंगे। अदरवाइज अगर ईयर नहीं मेंशन है तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर आप लोग मेंशन करेंगे। 2 में बैंक, ओके, तो 2 में बैंक जब आप रखेंगे तो उस टाइम पीरियड में 2,50,000 आपकी वैल्यू, जो आपकी कॉस्ट वैल्यू है वो है 2,50,000। गॉट इट? एंड अब लास्ट जब उस मशीन को आपने फुल ईयर यूज कर लिया, पूरे साल आप जब उसे यूज करते हैं तो उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो आपका लगेगा 20,000। कैसे? यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर एक बार रीचेक कर लेते हैं। 2,50,000 में से 50,000 डिडक्ट, स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट एंड डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, तो टोटल मेरा जो अमाउंट बनेगा वो 20,000। सो एवरी ईयर में डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट करूंगी? इट्स 20,000। ओके, अब इसे टोटल कैसे करना है? इसका भी टोटल आपको यहाँ पे लिखना है एंड सेम जितना आपका डेबिट साइड का टोटल है उतना ही आपको क्रेडिट साइड का टोटल भी लिखना है। एंड इस 2,50,000 में से जब आप ये वाली वैल्यू लेस करेंगे तो आपके पास 2,30,000 मेंशन होगी। तो ये आपका होगा बैलेंस सीडी। अगर आप अपने वर्ड्स में समझें इसे तो एक नॉर्मल वे में हम लोग समझ सकते हैं कि मैंने अपनी मशीनरी जब न्यू परचेज की थी तो 2,50,000 की थी, मैंने उसे 1 ईयर यूज़ किया, मेरी मशीनरी का जो डिक्रीजिंग अमाउंट है वो है 20,000। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में समझे तो मेरी मशीनरी 20,000 तक की घिस गई है और अब मेरी मशीन की जो वैल्यू बची है वो है 2,30,000। ये भी क्लियर हुआ होगा। अब इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है नेक्स्ट ईयर में, दिस इज सेकेंड ईयर। अब हमें ये प्रोसेस 10 ईयर्स तक चलाना है, लेकिन आपको जितने साल का क्वेश्चन बोले आपने अकाउंट उतने साल का ही कंप्लीट करना है। 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, उससे ज़्यादा आपने अमाउंट नहीं बनाना। तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये बैलेंस बीडी होगा, बैलेंस बीडी जो भी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है वो। अब हम मशीनरी की जो मेरी वैल्यू है वो है 2,30,000। मैं फिर इस ईयर से इसे स्टार्ट करती हूँ। फिर मेरा पूरे साल यूज़ होने के बाद 20,000 डेप्रिसिएशन यूज़ होता है। तो अब मेरी मशीनरीज की वैल्यू कितनी हो गई? 2,10,000। सेम प्रोसेस उसी हिसाब से फिर करेंगे। सेम जो बैलेंस सीडी बचेगा वो मेरा नेक्स्ट ईयर का बैलेंस बीडी होगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों को एक लॉजिक क्लियर रहना चाहिए कि मेरी मशीन की वैल्यू फर्स्ट ईयर 2,50,000 थी। फर्स्ट ईयर मैंने इतना यूज़ उसे किया है कि उसकी जो डिक्रीजिंग वैल्यू है वो 20,000 हो गई है। क्योंकि मशीनरी में हम लोग जो डिमिनिशिंग वैल्यू होती है, जो भी डिक्रीजिंग वैल्यू होती है, वो हम नंबर्स में या अमाउंट पे काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग मेथड का यूज़ करते हैं। दैट्स वाई कि हमको उसको नंबरिक फॉर्म में प्रेजेंट कर पाएँ। ठीक है, हम जान पाएँ कि हमारी मशीनरी जो है एवरी ईयर कितनी घिस गई है या ख़राब हो गई है या फिर उसको कितना रिन्यूअल चाहिए। ओके, तो एवरी ईयर वो 20,000 रिड्यूस हो रही है।
तो 10 साल तक अगर आप इसे ऐसे ही प्रॉपर वे में रिड्यूस करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा 10 ईयर्स के बाद आपकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। मतलब फिर इसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैंने उसकी लाइफ डिसाइड की थी 10 ईयर, और 10 ईयर के बाद मेरी जो मशीन है बिल्कुल कूड़े में जाएगी, उसका हम यूज़ ही नहीं कर सकते। ओके, तो मे बी ये अकाउंट आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो हम लोग उससे रिलेटेड डिस्कशन आपको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको SLM WDV मेथड विद न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।